Hello friends, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture of our series MHI 1 assignment solutions. ठीक है, जिसमें हम MHI 1 में जो आपकी असाइनमेंट है जुलाई 2020 और जैन 21 स्टूडेंट्स के लिए, उनमें हम सॉल्यूशंस जो हैं डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इससे पहले इसके 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी आपको मालूम है हमारा MHI 1 की वीडियोस डल रही हैं, राइट। MHI 4 की भी सीरीज़ चल रही है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी आपके लिए ये वीडियोस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेरियस 1 के साथ। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हमने डेरियस 1 की बात की थी, ठीक है, जो पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, राइट। हमने देखा कि कैसे जो है पर्शियन एम्पायर का बैकग्राउंड देखा था, कैसे वो जो है एक्सपैंड हुई, ठीक है। अलग अलग किंग्स थे जैसे सिप्रस, कैम्बिसेस, उनके अंडर वो एक्सपैंड हुई, ठीक है। अच्छा खासा हमने मैप में भी देखा था कि इन्होंने अच्छा खासा एरिया कवर कर लिया था, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैसे जो पर्शियन एम्पायर है, ठीक है, ये डेरियस के अंडर कैसे अच्छे से और एक्सपैंड करती है, ठीक है, अलग अलग एरियाज में फैलती है। जैसे हमने बात की थी कि ग्रीस तक ये लोग चले गए थे, ठीक है, ग्रीस आइलैंड्स को भी इन्होंने कैप्चर किया, बट हाँ मेनलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। तो वहाँ से लेके इधर हिंदू कुश माउंटेन्स तक जो है इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था, राइट। हमने बात की थी ये। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो डेरियस 1 था, जिसे हम डेरियस द ग्रेट भी बोलते हैं, वो इतना फेमस किंग इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये जो हमारी जो पर्शियन एम्पायर थी इसको एक्सपैंड ही नहीं किया, एक्सपैंड तो किया ही किया। देखिए कितना एरिया यहाँ कवर कर रहा था, ठीक है, इतना लार्ज एरिया ये कवर करी थी। पर इसके साथ साथ जो इनसे पहले रूलर्स ने कैप्चर करे थे एरियाज, ठीक है, सबको कंसोलिडेट भी करा, ठीक है, प्रॉपर एक एम्पायर बनाया। कि अब जैसे आप कंपेयर कीजिए, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, उसमें हम इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जब बात करते हैं उसमें चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी दिल्ली सल्तनत, पर हम रियल फाउंडर इल्तुतमिश को बोलते हैं क्योंकि उसने जो भी कुछ रिवॉल्ट वगैरह हो रहे थे, कुछ विद्रोह हो रहे थे, उनको सप्रेस करा, ठीक है, अलग अलग एरियाज जो पहले मतलब आ रहे थे सबको कंसोलिडेट करा था, पूरी एम्पायर को, ठीक है, एकत्रित किया था। तो वैसे ही जो है पर्शियन एम्पायर की बात करें, सिमिलर रोल जो है वो डेरियस 1 यहाँ पे प्ले करते हैं। इसीलिए हम जो है बोलते हैं कि इनका अच्छा खासा रोल रहा है एक्सपेंशन में भी, ठीक है, एम्पायर को और बढ़ाया इन्होंने, और साथ में कंसोलिडेशन में भी, ठीक है। तो वो हमने देखा था कि कौन कौन से एरियाज इन्होंने कैप्चर करे थे, ठीक है, वो हमने अच्छे से लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो उसके बाद हम आज अभी कंटिन्यू करेंगे इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए बेसिकली अपनी जो एम्पायर थी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। जो अब इतने सारे एरियाज हो गए थे, राइट, कितना वास्ट एरिया ये कवर करी थी, इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे, राइट, ठीक है। तो सबको एकत्रित करना बहुत ज़रूरी था, तभी एक एम्पायर जो है वो स्टेबल एम्पायर बन पाएगी, राइट, ठीक है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो इन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, कैसा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करा, ठीक है, अपना उसके बाद इन्होंने जो है प्रशासन में मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनको ये बात रियलाइज़ हुई कि मुझे अगर इतनी बड़ी एम्पायर चलानी है, राइट, तो मुझे कुछ टैक्सेस, कुछ इनकम रेगुलर ऐसा सोर्स चाहिए,
ठीक है ना। कुछ हमें रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आपको पता है अगर इंडिया में मौर्यन एम्पायर करें तो सारा कुछ स्टेट के अंडर होता था, ठीक है। टैक्सेशन वगैरह वो अच्छे से करते थे क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर उनको चलानी थी, राइट। तो इसी तरह इनको भी था कि अगर मेरे को पूरी एम्पायर ये चलानी है, मेरे को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, कुछ टैक्सेस ट्रिब्यूट्स होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, पहले थोड़ा सा लूजली स्ट्रक्चर था, ठीक है। हाँ, ट्रिब्यूट्स वगैरह कुछ ऐसे मतलब रेगुलर नहीं होते थे, तो इन्होंने एक प्रॉपर उसको जो है सेंट्रलाइजेशन करी, ठीक है, कि हाँ आपको ये जो है ट्रिब्यूट्स देने होंगे, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या है, गवर्नर्स भी रखे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स रखे, ठीक है, जिनको इन्होंने नाम दिया सत्रपीस, ठीक है। और सत्रपीस को बोला कि हाँ तुम्हें ये जो है टैक्स कलेक्शन करके लानी होगी, ठीक है, और ये सब मुझे पे करना होगा। तो इन्होंने पूरा वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक यूनिट बनाया, ठीक है, सत्रपीस को, जो प्रोविंशियल लेवल पे काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की, सारे रिसोर्सेज स्टेट के अंडर लिए, ठीक है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमें हेरोडोटस के अकाउंट से मिलती है, ठीक है। और ये जो सत्रपीस को अपॉइंट करते थे डेरियस वन, तो पर्सनली उनको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और मेरिट वगैरह के बेस पे ये खुद चूज़ करते थे, ठीक है। होते तो ये भी लाइट क्लास वगैरह से थे, बट हाँ इनको खुद ये पर्सनली चूज़ करते थे और फिर देखते थे कि कैसे मॉनिटर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और स्पेशली इन्होंने रॉयल इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट किया था, ठीक है, जिसको आईज एंड ईयर्स ऑफ डेरियस माना जाता था, ठीक है, क्योंकि ये सारी डेरियस को खबर करते थे कि ये सत्रपीस जो है ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं प्रोविंशियल लेवल पे, क्योंकि अब इतनी बड़ी एम्पायर है, राइट, ठीक है। एक किंग सेंटर में बैठ के तो नहीं देख सकता, तो उन्होंने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हाँ अच्छे से रूल हो, तो प्रोविंसेस पर सत्रपीस लगाए। उसके बाद सत्रपीस भी कोई गड़बड़ ना करे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉयल इंस्पेक्टर्स को जो है पॉइंट करा कि हाँ भाई अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो तुम मुझे आके बताओ। तो चाहे किंग जो था डेरियस वो खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं था हर प्रोविंस में, पर उसके आंख कान उधर ही थे इन द फॉर्म ऑफ रॉयल इंस्पेक्टर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद इन्होंने अब क्या किया, इनको हो गई बात कि भाई ये तो ठीक है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइजेशन कर ली, अब जो है मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करनी होगी, ठीक है, तभी काम चलेगा। इकोनॉमी वगैरह वाइज भी अच्छे से स्टैंडर्डाइज्ड जो है सिस्टम होना चाहिए पूरी एम्पायर में, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इकोनॉमिकली भी, तभी सेंटर को ज़्यादा फायदा होगा, राइट, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या है, वेट्स और मेजर्स जो होते थे उनको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। तो किसी भी एम्पायर, जो अच्छी एम्पायर इंडिया में भी हम देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे भी थी, तो इन्होंने भी की। कॉइन्स को स्टार्ट किया स्ट्राइक करना, तो इकोनॉमी तो इन्हीं चीज़ों से बढ़ेगी, राइट। तो ऐसे करके इन्होंने जो है इकोनॉमिकली भी सोचा, ठीक है, कि कैसे अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात थी कि अगर इतनी बड़ी एम्पायर है, इसको अलग अलग एरियाज कैप्चर हुए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, राइट। अब ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते डेरियस वन तो बात नहीं बननी थी, ठीक है। फिर क्या होना, अगर एक ही रिलीजन को प्रमोट करना या फिर और लोगों को सप्रेस करना, अदर रिलीजन्स को, ठीक है, या अदर बैकग्राउंड के लोगों को, तो फिर यहाँ पे रिवोल्ट हो जाने थे। उससे क्या था, पूरी एम्पायर टूटती। तो इसलिए जो है इन्होंने एक टॉलरेंट बिहेवियर जो है सबसे पहले अडॉप्ट करा। और दूसरी बात, इन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए, जैसे इन्होंने सोचा कि कैसे इंटरेक्शन करवाई जाए अलग अलग मतलब बैकग्राउंड के लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर में जो है अलग अलग नेशनैलिटी के लोग थे, ठीक है, अलग अलग देशों को कैप्चर किया था, तो इन्होंने उनमें इंटरेक्शन करवाने का सोचा, ठीक है। कॉमन जो लिंक लैंग्वेजेस थी उनको प्रमोट किया। अभी ऐसे ही बताते हैं कि जब इन्होंने मेसोपोटामिया को कॉन्कर कर लिया, उसके बाद डेरियस ने एरामिक को चूज़ करा, ठीक है, एरामिक को एज अ लिंक लैंग्वेज चूज़ करा, ताकि पूरी जो है एम्पायर में लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज की तरह एक्ट करी थी। तो ऐसे लिंक लैंग्वेजेस वगैरह प्रमोट करी, खुद की स्क्रिप्ट जो है इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, नई स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करी, ताकि पूरी जो है एम्पायर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, शांति से मतलब वो लोग रहें, ठीक है, कुछ ऐसा रिवॉल्ट वगैरह ना हो।
तो इस तरह से ऐसा नहीं किया कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करा, ठीक है, एक नेशनल लेवल पे पूरी एम्पायर के लेवल पे इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर दी। फिर ठीक है, उसके बाद लिंक लैंग्वेजेस का यूज़ किया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है रिलीजियसली भी जो है लिबरल एटीट्यूड शो किया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने खुद जो रिलीजन एक्सेप्ट करा था डेरियस वन ने, वो था ज़ोरेस्ट्रियनिज्म, जो हम पारसी कहते हैं, ठीक है। तो वो रिलीजन इन्होंने अडॉप्ट करा, पर इसके साथ साथ ये नहीं था कि अब पारसी वगैरह वो रिलीजन अडॉप्ट कर रहे हैं पारसियों का कि बाकी के रिलीजन्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बाकी जो रिलीजन्स थे, बाकी नॉन ईरानियन बिलीफ थे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग आए थे, ठीक है, सबके उनके जो बिलीफ थे, उनके रिलीजन थे, ठीक है, उनका कल्चर था, हाँ, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको रिस्पेक्ट दी, ठीक है, उनके जो देवी देवता थे उनको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। तो इस तरह से अपना रिलीजन भी फॉलो किया, ठीक है, और जो है दूसरे रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट दी। तो इस तरह से इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाइज अलग अलग स्टेप्स लिए, ठीक है। फिर इन्होंने रिसोर्सेज को, फाइनेंस को भी देखा कि मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, कंसोलिडेट करी पूरी एक एम्पायर में। इन्होंने ट्राई किया कि यूनिटी क्रिएट हो, लोग मिलजुल के रहें, ठीक है, स्ट्रेंथ हो, मतलब एम्पायर की एक स्ट्रेंथ बने ताकि स्टेबल रह सके एम्पायर। इसलिए इन्होंने ये डिफरेंट स्टेप्स लिए। तो बाद में इनकी डेथ हो जाती है 486 BC में, और इनका सन जो होता है जर्किस, वो सक्सीड करता है, फिर वो बाद में वो किंग बनते हैं। तो इस तरह से हमने डेरियस वन को अच्छे से कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंगोल एम्पायर, ठीक है। मंगोल एम्पायर्स पे 10 नंबर का आपको क्वेश्चन है असाइनमेंट में आपकी, ठीक है। तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले हमने अगर MHI 1 में आपके पहले लेक्चर्स देखे हैं, वहाँ पे हमने पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात की थी, राइट, ठीक है। फिर उसमें एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, राइट, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पेस्टोरल नोमैड्स का। तो उसमें बेसिकली वही था कि नोमैड्स जो थे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना, अपना लाइफ स्टॉक लेके, तो वहाँ से अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे। और जब हमने उनके सोशल स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि ये लोग सिर्फ जो है बारबेरियन होते हैं, रेड्स वगैरह डालते हैं, जैसे मंगोल्स का भी नाम आता है, ठीक है, बट इनका खुद का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसी हमने बात की थी। तो मतलब अभी जो मंगोल एम्पायर है, ये भी ऐसा था कि ये लोग भी रेड डालते थे, ठीक है, इन्होंने रेड्स वगैरह डाल के आप देखेंगे, ठीक है, इधर उधर हमले बहुत किए इन्होंने। और इतनी बड़ी एम्पायर, जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है, एशिया, यूरोप वाली साइड से देखिए, रशिया, चाइना, ठीक है, इधर कोरिया तक ये पहुंचे हुए थे। फिर यहाँ पे वेस्ट में पर्शिया, बगदाद, ये सारा इन्होंने कैप्चर किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक ये इन्वेजन्स इन्होंने करी थी, ठीक है, कैंपेन्स वगैरह करते रहते थे, रेड्स करते थे। तो इस तरह से बहुत बड़ी एम्पायर मंगोल एम्पायर बनी, ठीक है। पर हाँ, हम इसको एम्पायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका खुद का गवर्नेंस सिस्टम था, ठीक है। अदरवाइज जनरली हम एम्पायर को कैसे कंसीडर करते हैं कि हाँ, एक स्टेट होगी, अपनी टेरिटरी होगी, राइट। इनकी ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं थी, ये लोग एक जगह, मतलब नोमैड्स तो थे ही, बेसिक इनका कल्चर वही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं अपने फोर्ट्स बना लिए, ऐसे इतना वो नहीं करते थे, बट हाँ, इनका अपना सिस्टम था, ठीक है, अलग अलग टेरिटरीज इन्होंने कैप्चर की थी। तो एक बहुत बड़ी एम्पायर मंगोल एम्पायर अगर हम देखेंगे 13th सेंचुरी की, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इसको कंसीडर किया जाता है कि जिसने पूरे एशिया पे, यूरोप तक, ये यूरेशिया वाला एरिया, मतलब इधर तक रूल किया था, ठीक है। तो इसको बहुत बड़ा एक लैंड एम्पायर देखा जाता है। तो ये हम डिटेल में कवर करते हैं कि कैसे कैसे ये एक्सपैंड हुई, ठीक है। तो इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें, इस पर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है। रशियन स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च करी 18th एंड 19th सेंचुरी में, ठीक है, कि कैसे इन्होंने अपना सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल करा था। फिर इसके आप अगर सोर्सेज देखेंगे, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलेंगे, चाइनीज़, मंगोलियन, पर्शियन, अरेबिक, क्योंकि आप मतलब इसका जो रूल था वो इतना वास्ट था, ठीक है, अलग अलग ट्रैवलर्स भी आए इधर। तो यहाँ पे जो है
आपको सोर्सेज भी अच्छे खासे अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलेंगे, ठीक है। चाइनीज़, मंगोलियन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद पर्शियन वाला, अरेबिक, और फिर इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, रशियन। तो सोर्सेज की हमें कोई कमी नहीं है मंगोल एम्पायर का अगर हम देखें, ठीक है, अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मंगोल एम्पायर बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखिए। तो आपने रूलर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर सुना होगा, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का नाम जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से चंगेज़ खान, मंगोल्स, इनका रोल आता है, राइट, ठीक है। क्योंकि मंगोल्स ने इंडिया पे भी बहुत बार जो है इन्वेजन की, हमले किए हमारे इंडियन सोसाइटी पे भी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, उनके टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है मंगोल्स ने हमले किए थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली मतलब इनको हराया भी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है मंगोल्स का खतरा, चंगेज़ खान का खतरा इंडियन हमारी जो है हिस्ट्री में भी दिखता है, राइट, ठीक है। जैसे आपको पता है इल्तुतमिश के टाइम पे भी चंगेज़ खान एक ख्वारिज़म प्रिंस था, राइट। आपको अगर आपने इंडियन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक ख्वारिज़म प्रिंस था, वो भाग के, चंगेज़ खान के डर से भाग के इंडिया में आ जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश को कहता है कि आप मुझे जो है आप अपने इधर रख लीजिए, ठीक है, मुझे सेफ्टी की ज़रूरत है। बट इल्तुतमिश उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के बारे में सोच रहा होता है, उसको दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेट करनी होती है, तो वो मना कर देता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे रखूँगा तो चंगेज़ खान जो है मेरे पीछे पड़ जाएगा, राइट, हमारी जो यहाँ पे सल्तनत है वो ख़राब होगी। तो इस तरह से मंगोल्स का डर हमेशा इंडिया पे भी बना रहा और इन्होंने वास्ट एम्पायर बनाई पूरे एशिया पे, ठीक है। तो चंगेज़ खान की अगर हम बात करें, इसके अंडर जो है अच्छी खासी ये एम्पायर जो है स्टार्ट हुई, मंगोल एम्पायर, बाद में और भी एक्सपेंड हुई। पर चंगेज़ खान ने स्टार्टिंग की कि अलग अलग जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, उनको यूनाइट करा इसने, ठीक है। और 1206 में टाइटल लिया गेंजिस खान या चंगेज़ खान, ठीक है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल रूलर ऑफ मंगोल्स, ठीक है। तो वो टाइटल लिया और उसके बाद इन्होंने जो है मंगोल एम्पायर को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया, अलग अलग जगह कैंपेन्स करे। तो अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें चंगेज़ खान का, ठीक है, ये क्या होता है कि इसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो होता है तेमुजीन, ठीक है। तेमुजीन अगर बचपन देखें तो बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में गया, फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। वही क्योंकि आपस में नोमैडिक ट्राइब्स आपस में राइवल जैसे होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो इसके फादर की उसमें डेथ हो जाती है। उसके बाद बहुत गरीबी में रहते हैं ये, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि इसकी जो वाइफ होती है उसको भी जो इसके मतलब दुश्मन राइवल्स होते हैं, ठीक है, वो लोग जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, राइवलरी ट्राइबल्स होते हैं जो इसके, ठीक है, दुश्मन होते हैं, तो वो इसकी वाइफ को भी जो है किडनैप कर लेते हैं। फिर बाद में ये वहाँ पे कैंपेन करता है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है, और अपनी वाइफ को छुड़वा के लाता है। तो वहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ये जितने भी ऐसे ट्राइबल लीडर्स होते हैं उनको हरा देते हैं, ठीक है। और 1206 में जो है फिर टाइटल लेते हैं गेंजिस खान का और इसको यूनिवर्सल रूलर ऑफ मंगोल्स डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद फिर ये रीऑर्गेनाइज करते हैं मंगोल लोग, जो मंगोल पीपल होते हैं, ठीक है, उनकी अच्छी खासी एक मिलिट्री फोर्स बनाते हैं। और इसकी खास बात ये होता है कि ये मिलिट्री जो फोर्स बनाता है मेरिट के बेस पे बनाता है, ठीक है। बाद में आप देखेंगे ये कैंपेन्स वगैरह इधर उधर करता है, वहाँ से भी नोमैड्स को लेके आता है, ठीक है, अपनी फौज में इंक्लूड करता है। बट इस तरह से करता है कि अलग अलग एरियाज़ में, ताकि वो इकट्ठे होकर इसके अगेंस्ट ही रिवॉल्ट ना कर दें, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें अडॉप्ट करते हैं अपनी मिलिट्री बनाने में। उसके बाद क्या होता है कि ये जब इसके अंडर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे एम्पायर अच्छे से बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद इसका जो सिस्टम होता है वो इतना स्टेबल हो जाता है चंगेज़ खान के अंडर, ठीक है। जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो मंगोल एम्पायर का इतना स्टेबल हो जाता है कि वो चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, इनकी आर्मीज़ वगैरह को भी जो है मतलब काउंटर करने में क्षमता रखते हैं, राइट, ठीक है।
फिर इसके बाद 1227 में बहुत अच्छे अच्छे ये कैंपेन्स वगैरह करते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद 1227 में चंगेज़ खान की डेथ हो जाती है। बट फिर भी उसके बाद भी इसके जो सन वगैरह आते हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे से रूल करते हैं, ठीक है, वो मंगोल एम्पायर को और अच्छा एक्सटेंड करते हैं। बहुत और भी ग्रेट रूलर्स आए हैं, ठीक है, इसका सन होता है। उसके बाद कुबली खान भी इनकी फैमिली में होते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ ग्रेट जो हैं यहाँ पे रूलर्स आए, जिन्होंने मंगोल लीडर्स आए जिन्होंने मंगोल एम्पायर को और अच्छे से बढ़ाया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसकी जो डेथ होती है, राइट, डेथ के बाद का जो एक्सपेंशन है उसको हम 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है बेसिकली। 1227 में इसकी डेथ हो गई। फिर जो 1236 और 42 का फेज़ है, ये 6 साल हैं, ठीक है। इसमें जो इनके मेन गेन्स होते हैं मंगोल्स के, वो कहाँ कहाँ होते हैं? रशियन स्टेपीज़, ठीक है, बल्गार, पोलैंड, हंगरी, इस रीजन्स में होते हैं। और उसके बाद जो लेटर ईयर्स होते हैं 1255 से 1300 लेके 1255 से 1300, इसमें चाइना का कॉन्क्वेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना तक फैल जाती है पूरी, ठीक है। 1279 में ईरान, इराक, सीरिया, ये सारे एरियाज़ जो हैं सेंट्रल एशिया के, वेस्ट एशिया में इधर कैप्चर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मंगोल एम्पायर ने एक्सपेंड किया। जो इनके कैंपेन्स होते हैं, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, ठीक है, इतना डिस्ट्रक्शन होता है, तभी थोड़ा सा इनको मतलब ऐसे नेगेटिविटी से देखा जाता है मंगोल्स को। बट हाँ, कि इतने लोगों को इन्होंने मारा। चंगेज़ खान का भी बोलते हैं कि बहुत क्रूअल था, अगर उसकी कोई बात नहीं मानता था बस उसको ख़त्म कर देता था, ठीक है। बट हाँ, इसके साथ साथ इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हुआ है मंगोल एम्पायर का, ठीक है। चंगेज़ खान चाहे जालिम कंसीडर होता है कि वो इतने लोगों को मारता था, पर दूसरी साइड भी थी उसकी कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट था। वो अलग अलग रिलीजन्स को कैप्चर करता था, ठीक है। अब इतनी बड़ी एम्पायर बनाई, इसमें सबके रिलीजन्स को वो जो है रिस्पेक्ट देता था। तो अब क्या हुआ, ऐसे करके इनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप देखेंगे जो है इन्फ्लुएंसेस भी हुए, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बाकी इसका ग्रैंडसन जो होता है मोंग के, ठीक है, वो भी चंगेज़ खान के बारे में बोलता है, ठीक है। वो बेसिकली एक फ्रेंच रूलर होता है, लुइस 9, ठीक है, उनको वार्निंग देता है, ठीक है। वो क्या बोलता है? इन हेवन देयर इज़ ओनली वन इटर्नल स्काई, ऑन अर्थ देयर इज़ ओनली वन लॉर्ड, ठीक है। धरती पे एक ही लॉर्ड है, कौन है? गेंजिस खान, द सन ऑफ हेवन, ठीक है। क्योंकि जो चंगेज़ खान है वो बोलता है कि मुझे गॉड ने, मुझे भगवान ने ऐसा जो है संदेश दिया कि मुझे अपना पूरा रूल करना है, मैं रूलर मतलब मेरी वही डेस्टिनी में है, मुझे भगवान का आदेश है कि मुझे अपना रूल जो है अच्छा खासा एक्सपेंड करना है, इसलिए ये मैं रेड्स वगैरह कर रहा हूँ, कैंपेन्स कर रहा हूँ। तो वो ऐसे जस्टिफाई करता है। और वही जो है इसका ग्रैंडसन भी बोलता है कि चंगेज़ खान जो है वो सन ऑफ हेवन है, ठीक है, और अर्थ पे, धरती पे सिर्फ एक ही लॉर्ड है, चंगेज़ खान। तो इस तरह से इसकी बहुत पावर होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ठीक है, चाहे इन्होंने डिस्ट्रक्शन की, बहुत करोड़ों में लोगों को मारा, पर फिर भी कुछ जो है पॉजिटिव गेन्स हुए। सबसे पहले अगर हम मंगोल एम्पायर की ही बात करें, चंगेज़ खान एक इतना अच्छा लीडर बन गया था, ठीक है। उसने जो भी ये ट्राइबल वॉर्स वगैरह थी ये ख़त्म की, ठीक है। अलग अलग ट्राइबल क्लैंस को उसने इकट्ठे करा, यूनिफाई करा, और जो है एक प्रॉपर मंगोल एम्पायर जो है इस्टेब्लिश करी, ठीक है। उनको प्रॉस्पेरिटी आई इससे, राइट, ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स हुए, और फिर अलग अलग ट्रेड रूट्स खुल गए। क्योंकि आप देखेंगे पूरा जो है एशिया वाला रीजन जो है आपस में कनेक्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। सिल्क रूट को भी रिवाइव करता है ये, तो ऐसे ट्रेड रूट्स भी खुलते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ ट्रेड के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपस में कल्चरल जो है इंटरेक्शंस होती हैं। आप देखेंगे पर्शिया और चाइना, ठीक है, ये आपस में कल्चरल इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक उसने लिंक बना दिया था, इंटरेक्शंस होने लगी थी, कल्चर शेयर हो रहा है, नॉलेज शेयर हो रहा है। यूरोप में हम बाद में रेनेसां की बात करते हैं, राइट, डार्क एज से यूरोप निकलता है। वो आइडियाज़ कहाँ से आई? जब एक ये कनेक्शन बिल्ड हुआ तभी वेस्ट से इधर आइडिया गए यूरोप में, राइट। तो ऐसे जो है रेनेसां में भी हेल्प होती है। अदरवाइज उस टाइम पे डार्क एज में आप देखेंगे क्रिश्चियंस वगैरह, उनका पूरा नॉलेज वाला टाइम ख़त्म हो गया था, राइट। तो ये सारा कुछ जो है मंगोल एम्पायर फैसिलिटेट करता है,
ठीक है, नॉलेज शेयरिंग को, साइंस, आर्ट, कल्चर, ये सारा जो है शेयरिंग होती है मंगोल्स के कारण, ठीक है। फिर ट्रेड में भी हमने देखा सिल्क रूट जो है वो रिवाइव होता है, राइट। फिर उसके बाद जो है मंगोल एम्पायर खुद भी जो है एक मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस रिजाइम बनती है, ठीक है। और एक वही जैसे हमने चंगेज़ खान की बात करी, ठीक है, कि अलग अलग एथनिक के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये लीडर्स भी जो थे, चंगेज़ खान हो गया, बाकी आगे लीडर्स आए, इन्होंने एक रिलीजियस टॉलरेंट एटीट्यूड प्रोवाइड किया। और आज की डेट में भी ये इंस्पायर करते हैं कि अगर कोई अच्छी खासी बड़ा देश है, उसमें अलग अलग रिलीजन्स हैं, कैसे वो मिलके रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आज भी एक इंस्पिरेशन देते हैं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई मंगोल एम्पायर के अंडर, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ, ये था कि इनके जो एक तरह का नोमैडिक ही एम्पायर होते थे, ठीक है। इनके कुछ स्ट्रक्चर नहीं होते थे खुद के, ऐसा पूरा प्रॉपर इन्होंने सेटअप नहीं किया होता था, तो ये लीडर्स पे ही ज़्यादा डिपेंड करते थे, ठीक है। इनकी एग्जिस्टेंस लीडर्स पे डिपेंड करती थी। नोमैडिक एम्पायर आप कोई भी देखेंगे, और ऐसे ही मंगोल एम्पायर चाहे इतना बड़ा बन गया था, बट जब तक इसके लीडर्स पावरफुल थे तो ये अच्छा खासा रहा, ठीक है। 1206 से लेके ये एंड ऑफ 14th सेंचुरी तक रहा, ठीक है। बट उसके बाद जो है लीडर्स, थोड़े वीक लीडर्स वगैरह आ गए, कैंपेन्स वगैरह में हार गए, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस तरह से नोमैडिक एम्पायर में हमने मंगोल एम्पायर को कवर किया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं मंगोल एम्पायर के केस में। 1206 में जैसे हमने बात की कि तेमुजीन जो था उसने चंगेज़ खान का टाइटल लिया और यूनिवर्सल रूलर अपने आप को क्लेम किया, और उसके बाद उसने यसा एक ऑर्डर निकाला था, उसके अंडर उसने सारा जो है एक लॉ बनाया, उसके अंडर सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको यूनिफाई करा और मंगोल एम्पायर को इस्टेब्लिश करा। फिर 1211 में इसने जो है जिन डायनेस्टी पे, चाइना की जिन डायनेस्टी थी उस पर वॉर डिक्लेयर करी, ठीक है। ऐसे अलग अलग एक्सपीडिशंस करी। 1223 में एक बैटल ऑफ कालका रिवर होती है, मंगोल्स वो जीत लेते हैं। उससे क्या होता है, इनकी जो है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर 1227 में हमने देखा चंगेज़ खान की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। बट उसके बाद भी मंगोल एम्पायर स्ट्रेच करती है फ्रॉम येलो सी चाइना टू कैस्पियन सी रशिया, मतलब चाइना, रशिया, वो वाले सारे रीजन्स में ये लोग स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। 1241 में हंगरी की इन्वेजन करते हैं, हंगरी को भी इन्वेड कर लेते हैं। और उसके बाद 1258 में आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बगदाद जो इतना इस्लामिक इम्पॉर्टेंट सेंटर है उसके अगेंस्ट भी सक्सेसफुल कैंपेन रहता है इनका, ठीक है। फिर 1271 में कुबली खान जो होता है वो कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, ठीक है, दादू में, जिसको बीजिंग बोलते हैं आज का, वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। बट फिर उसके बाद में कुबली खान भी अच्छा एक लीडर होता है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 13 आप देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वीक पड़ने लग जाता है मंगोल एम्पायर। फिर 1386 में आप देखेंगे कि जो है चाइना होता है, ठीक है। तो चाइना फाइनली जो है इनके रूल से बाहर आ जाता है, इनको डिफीट कर देता है मंगोल्स को, ठीक है। तो उसके बाद जो है इनकी पावर ख़त्म होने लग जाती है, वो ये चाइना भी छोड़ देते हैं, मंगोल तक ही सीमित हो जाते हैं, मंगोलिया तक। तो धीरे धीरे इनकी पावर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, 1386 के बाद। तो ये हमने मंगोल एम्पायर भी अच्छे से कर लिया डिस्कस, ठीक है। और इसके आगे हमारे जो क्वेश्चंस रह गए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारे ये दोनों क्वेश्चंस पूरे हो गए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।